नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। सपा खेमे में खरमंडल मचा हुआ है। जब बात हम खेमे की कर रहे हैं तो उसमें परिवार भी है, समाजवादी कुनबे का, और वो एक्सटेंडेड गठबंधन भी है जो अखिलेश यादव ने बनाया था। वो दोनों ही अगर आप जगह देखें तो स्थितियां बड़ी मुफीद नहीं नजर आती हैं अखिलेश यादव के लिहाज से। गठबंधन पर हम आएंगे, लेकिन पहले बात हम करते हैं उनके परिवार के भीतर जो चल रहा है। और वो जो चल रहा है वो सियासी तौर पर समाजवादी पार्टी के हिसाब से तो बेहतर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चाचा बागी हो गए हैं। और अब बागी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आसन्न था और अखिलेश यादव ने राजनीतिक मजबूरियों के वजह से ही सही, लेकिन चाचा के दरवाजे तक गए थे और फिर चाचा ने तमाम गिले शिकवे दूर करते हुए उन्होंने यहां तक कहा था कि हम अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। कम से कम जो लोग उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं वो ये जरूर जानते होंगे कि शिवपाल यादव हमेशा से नेताजी को ही अपना नेता मानते रहे। और जब 2012 में मुख्यमंत्री बनने की भी बात हुई थी तो उन्होंने अखिलेश यादव की बजाय, ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि पहले आप बनिए मुलायम सिंह यादव को, और फिर उसके आप कुछ दिन रहिए, चूंकि मैंडेट आपके चेहरे पर आया है, और फिर कुछ समय बाद आप इनको बना दीजिएगा। ये वो शिवपाल है। वो जब ये कहते हैं कि नहीं अखिलेश यादव को हम अपना अगुआ मान रहे हैं, तो ये जो एक बड़ा शिफ्ट शिवपाल यादव के भीतर हुआ था सियासी तौर पर, उसके बाद ये माना जाने लगा था कि असल में वो अब जो उनके बेटे हैं उनकी सियासत पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और उनको लगता है कि अब अपनी रार से ज्यादा बेहतर है कि बेटे को किसी तरीके से पार्टी भी मैं ना कहूं, घर के भीतर स्थापित कर दिया जाए। लेकिन उसका हासिल ये हुआ कि परिवारवाद से बचने के फेरे में अखिलेश यादव ने परिवार से किसी को टिकट ही नहीं दिया। तो जब नहीं दिया तो पहले तो अपर्णा निकल गई। और देखिए कि ये तमाम चर्चा होती है कि नहीं अपर्णा के जाने से क्या होता है या किसी के जाने से क्या होगा। असल में जाने से किसी के कुछ होता है या नहीं होता है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक जो नैतिक मैं ये कहूं कि मैसेज जाता है वो मैसेज बड़ा गड़बड़ जाता है। और उसकी गड़बड़ी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब समाजवादी कुनबे में रार शुरू हुई थी 2016 में, और ये कहा जाने लगा था कि बाप बेटे की नहीं पट रही है, चाचा भतीजे की नहीं पट रही है, तो जो उनका कोर है वो बड़ा कंफ्यूज हो गया था और उसको लग रहा था कि जाए कहां। एक ये, दूसरा जो समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोटर रहा वो उस पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में भी बंधा हुआ रहता है, जिस व्यवस्था में बड़ों का कहा माना जाता है और बड़ों का सम्मान किया जाता है। आप देखिए आज तक ये चर्चा होती है जो बाप का नहीं हुआ, जो बाप का नहीं हुआ। ये बताता है कि दरअसल किस तरह की ये जो हिंदुस्तान की सामाजिक और सांस्कृतिक और सबसे बड़ी बात मैं कहूं कि पारिवारिक संस्था जो है, इसके नैतिक बंधन इतने गुथे हुए हैं कि अगर आप उसको तोड़ते हैं तो समाज में वो आप चाहे आपकी राजनीतिक हैसियत हो या और भी किसी तरीके की हैसियत हो, वो कमतर ना आंकी जाती है और वो समाज आपके साथ खड़ा नहीं होता है। यही अखिलेश यादव के साथ 2017 में हुआ था। और अब जब शिवपाल तमाम उनके मन में जो खटास थी उसको उन्होंने दूर करके ये तय किया कि अब हम लोग अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। और जो टिकट नहीं मिला, चलिए एक अलग मसला रहा, पर जब उनको बुलाया नहीं गया ये बात उनको चुभी। असल में वो इसलिए चुभी क्योंकि अब वो ये मान चुके थे कि जिस तरह का त्याग हमने किया है उसके कारण अब हम इस परिवार का हिस्सा हो गए हैं। और जब अब हमारी घर वापसी हो गई है तो जाहिर तौर पर अब जो निर्णय होंगे उस निर्णय में अपनी भी भागीदारी रहेगी। लेकिन जब उन्होंने अपनी भागीदारी होती नहीं देखी, और मुझे ऐसा लगता है
निजी तौर पर, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे सियासी तौर पर यह लगता है कि वो शिवपाल यादव ये मानकर चल रहे थे कि या तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा या प्रदेश की कमान उनको दी जाएगी और वो पूरे संगठन को मजबूत करेंगे ताकि समाजवादी साइकिल दौड़ सके। पर जब उन्हें लगा कि नहीं, इसमें से कोई भी रास्ता जो है वो अख्तियार करने नहीं जा रहे हैं अखिलेश यादव, तब उन्होंने ये तय किया संभवतः कि अब हमें अपना गियर बदलना होगा और जिस ढर्रे पर हम चल रहे हैं उस ढर्रे से हटना होगा। और इस हटने के क्रम में जब उनको बुलाया नहीं जाता है और फिर हवाला दिया जाता है कि साहब ये तो सहयोगी दलों की नहीं, ये जो है समाजवादी पार्टी की बैठक है, और जब ये हवाला दिया जाता है फिर जाहिर तौर पर ये सवाल उठता है कि हम तो साइकिल पर लड़े थे। तो उसी साइकिल पे बैठ के वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और अपने बड़े भैया नेताजी से जो भी बातचीत हुई हो वो बातचीत होती है। फिर वो योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, ट्विटर पर फॉलो करने लगते हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, दिनेश शर्मा। इसके बाद अटकलों का बाजार बड़ा गर्म हो जाता है कि आखिर में समाजवादी पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव भी पहुंचते हैं अपने पिता से मिलने के लिए। ये मुलाकातों का दौर ये बताता है कि समाजवादी पार्टी संभवतः फिर वहीं जाकर खड़ी होने वाली है जहां 2017 में थी। भले ही उसको 32% वोट मिल गया हो, भले ही उसको 111 सीटें मिली हो, लेकिन अब जो परिस्थितियां उभर रही हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवपाल यादव उनका खेल बिगाड़ेंगे। उसमें अगर जो एक्सटेंडेड परिवार है समाजवादी पार्टी का, जो गठबंधन है, अगर उसकी बात करें तो केशव देव मौर्य का कटाक्ष देखिए। केशव देव मौर्य कह रहे हैं कि अरे बंगला मिल गया, वो तभी पता चला था कि बड़का बंगला इनको मिलेगा क्यों। और फिर यही केशव देव मौर्य ओम प्रकाश राजभर पर कटाक्ष करते हैं कि मस्खरे हैं। और यही केशव देव मौर्य, आपको ध्यान होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। और यही केशव देव मौर्य और ये ओम प्रकाश राजभर, इन दोनों लोगों ने कहा था कि देखिए ईवीएम पर बात करने से बेहतर है कि हम अपनी कमियों को देखें। और ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक कहा था कि हम तो जान ही रहे थे पहले चरण से कि हम हार रहे हैं। और फिर केशव देव मौर्य ने यह भी कहा था कि 2012 में तो पोस्टल पर सपा हार गई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो ये जो तमाम धागे निकल रहे हैं उस गठबंधन के और परिवार के भीतर से, उससे एक चीज तो साफ हो रही है कि ये जो 32% है उसे बनाए रख पाना 2024 के चुनाव में बड़ी टेढ़ी खीर होगी। ये साथी कितने दिन साथ रहेंगे ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन इन साथियों के बदलते सुर और शिवपाल यादव की दिल्ली की दौड़ और फिर 5 कालीदास मार्ग पर घंटे भर की चर्चा, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये जो रेनबो बना था उस रेनबो में, या जो अम्ब्रेला कहा जाता छाता, उस छाते के जो कीली थे वो सब अब उखड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि फिर डंडा ही खाली रह जाएगा। ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी करेगी क्या, यह बड़ा दिलचस्प सवाल है। शिवपाल यादव के जाने से यह बात जरूर है कि अभी भाजपा में भी उपापो की स्थिति है, वो साफ दिखाई देता है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान यह बताने के लिए काफी है कि भाजपा अभी तैयार नजर नहीं आ रही है। और वैसे भी यह चर्चा आम है कि भी भाजपा को जरूरत नहीं है फौरी तौर पर, लेकिन 2024 के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है, क्योंकि भाजपा का इरादा 75 सीटों का है और 75 सीटें तब तक नहीं आ सकती हैं जब तक एक बड़ा अम्ब्रेला ना बना ले भाजपा। और जब हम ये कह रहे हैं कि अम्ब्रेला बना ले, तो उस अम्ब्रेले का तात्पर्य बस इतना है कि विपक्ष में कोई नजर ना आए। और आप गौर से देखिए कि विपक्ष में अभी कोई खड़ा नजर नहीं आता है। जब आप नरेंद्र मोदी की कल्पना करते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, तो जब नरेंद्र मोदी केंद्र में होंगे तब आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में उनके बरक्स कौन खड़ा होगा। उनके बरक्स अखिलेश यादव खड़ा होंगे, उन्हीं की बिरादरी उनको वोट नहीं देगी, चाहे शिवपाल यादव भाजपा में आए और चाहे ना आए। ये बड़ी चीज है। और ये माना जाता है कि जब
नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है तो और लोकसभा का चुनाव होता है तो यादव टूटता है और 20 से 25% वो भाजपा में चला जाता है। यही स्थिति हर बिरादरी की है कि जब चेहरा नरेंद्र मोदी का होगा तो एक क्रॉस द कास्ट लोग अपना वोट देते हैं नरेंद्र मोदी को। अभी भी जैसे संभवतः हमने मतांतर पे चुनाव के दौरान चर्चा की हो, नहीं तो उस पर एक बार हम लोग फिर आ जाते हैं कि मैं बद्रीनाथ तिवारी जी को सुन रहा था। बद्रीनाथ तिवारी बड़े सेफोलॉजिस्ट भी हैं और बड़ी गहराई से कम जो अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित पॉलिटिक्स उसको बहुत समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग रिसर्च के दौरान गए, ये चुनाव की ही बात है जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोग गए, जमीन पर टहल रहे थे। जमीन पर टहल रहे थे तो दो चीजें हमने पाई। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो सुदूर बैठा व्यक्ति भी पहचानता है कि ये मोदी जी हैं, और वोट वो देने का जब बात आता है तो मोदी जी करता है। और जब पता चला कि नहीं ये तो मोदी जी का चुनाव नहीं है, 2022 में जब यहां का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो वो रोने लगा कि अच्छा ये मोदी जी का चुनाव नहीं है तो फिर हम वोट देने नहीं जाएंगे। ये बताता है कि क्या अपील है नरेंद्र मोदी की। उसी तरह वो कहते हैं कि बिंद समाज में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए इस बार तो हम लोग वोट जो है वो अपने बिरादरी करेंगे, लेकिन जब बड़ा वाला चुनाव आएगा ना, लोकसभा वाला, तो मोदी जी को करेंगे। ये बताता है कि दरअसल नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या है और वो लोकप्रियता जातीय बंधन को तोड़ कैसे देती है। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी की बात आती है तब यह जरूर कहा जाता है कि नहीं वह कास्ट फैक्टर काम नहीं कर रहा है, कम से कम मोदी के चेहरे पर। लेकिन फिर भी भाजपा इस कवायद में है कि जितना भी वोट हासिल किया जा सके और जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में लाई जा सके, उसके लिए जितने भी उपागम है, जितने भी कील काटे वो सब सुधार दिए जाएं और ऐसा सुधारे जाएं कि फिर मौका ना मिले। चूंकि 2024 में सिर्फ उत्तर प्रदेश को सुधारना रहेगा नहीं, मतलब मैं वोट के लिहाज से बात कर रहा हूं, बाकी और कोई अपना कहने का तात्पर्य नहीं है। तो वोट के लिहाज से जितनी भी नूरा कुश्ती हो सकती है वो अभी हो जाए, क्योंकि जब चुनाव आसन्न होगा तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं होगा, पूरा देश होगा। और इसीलिए पूरे देश के कील काटे सुधारे जा रहे हैं चुनाव के लिहाज से। तो शिवपाल यादव, आप ये ठीक बात है कि शिवपाल यादव को इस समय एक ठिया चाहिए, और यह भी ठीक बात है कि भाजपा ये जरूर चाहती होगी कि एक बड़ा धक्का दिया जाए समाजवादी पार्टी को। अर्पणा के आने से भले लोग ये कह रहे हो कि नहीं क्या होगा, लेकिन शिवपाल का आना समाजवादी पार्टी के संगठन में आप ये समझिए कि तोड़ देगी वो जो समाजवादी पार्टी का संगठन है, उस संगठन में शिवपाल यादव की बड़ी पकड़ है, यह अभी भी लोग मानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो शिवपाल भाजपा की तरफ देख रहे हैं और भाजपा अभी ये फिलहाल तय नहीं कर पा रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने गैर यादव जो है रेनबो बनाया है। अब गैर यादव मतलब यादवों के खिलाफ, ये एक तरह से एक है जो पॉलिटिक्स रही, उस पॉलिटिक्स में एक गैर यादव, चूंकि इन्होंने हिस्सेदारी नहीं दी, ना राजनीतिक ना आर्थिक, तो ये जो हिस्सेदारी नहीं हुई उसी के बरक्स जो है लामबंदी हुई, अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा। तो सवाल यह है कि क्या अब ये जो पॉलिसी रही उसके इतर भी कुछ देखा जा रहा है। तो अगर जाटों को देखा जाए तो जाटों के बरक्स जो गैर जाटों हैं उनकी लामबंदी भाजपा ने की थी, और अब देखिए कि जिस तरह जाटों का वोट मिला भाजपा को 2022 के चुनाव में, तो उन्होंने जाटों को पद दिया, सम्मान दिया और यह कोशिश की कि जोड़कर रखा जाए। तो यह संभव है कि यह ठीक बात है कि गैर यादव के बरक्स लामबंदी हुई है, लेकिन अगर शिवपाल यादव, मुझे लगता है कि अगर ये कन्फर्म हो जाएगा, देखिए कन्फर्म का मतलब 100% तो कुछ राजनीति में होता नहीं, लेकिन अगर भाजपा को यह लगता है कि शिवपाल के आने से वो जो संगठन है
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत संगठन माना जाता है और यह ऐसा संगठन है जो किसी भी सरकार को समस्या में डाल सकता है, क्योंकि ये जुझारू बड़े होते हैं। आप उसे और भी तरीके से देख सकते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये जो संगठन है ये माहौल भी बनाता। अब 2022 में देखिए क्या माहौल इन लोगों ने बनाया था, और उस माहौल का समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा भी हुआ। तो अगर शिवपाल यादव के आने से ऐसा लगता है कि ये जो मजबूत संगठन है, इस संगठन में उथल पुथल हो सकती है, तोड़फोड़ हो सकती है, तो जाहिर तौर पर भाजपा दांव खेलेगी। अब आज खेलेगी या 4 दिन बाद खेलेगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन यह मुमकिन है कि यदि भाजपा ये देख पाती है कि इससे यह संगठन पूरा चरमरा जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव करेंगे क्या वो चाचा को रोक पाएंगे? अब वो संभावना तो फिलहाल दिख नहीं रही है, लेकिन अब वो नेताजी से मिले हैं, मुलायम सिंह यादव से, तो हो सकता है कोई रास्ता निकले। पर अगर कोई रास्ता अखिलेश यादव नहीं निकाल पाते हैं तो पहली जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उनकी समस्या होगी वो अब होगी शिवपाल के जाने से। अभी तक 2017 देखिए आप क्या स्थिति हो गई थी, तो अभी भी यह माना जाता है कि शिवपाल की संगठन में पकड़ है और संगठन के लोगों का शिवपाल के प्रति एक सहानुभूति है। तो और फिर इनका जो रेनबो है, उस रेनबो में आप देख ही रहे किस तरह की नूरा कुश्ती चल रही है, फिर वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे केशवदेव मौर्य हो, तो यहां जो परिस्थितियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, जो कुनबे के भीतर परिस्थितियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। इन तमाम परिस्थितियों में क्या समाजवादी पार्टी 2024 में कोई दमखम दिखा पाएगी या भाजपा उत्तर प्रदेश को 2024 में क्लीन स्वीप कर जाएगी, यह देखना बाकी है। लेकिन शिवपाल का कदम बहुत कुछ तय करेगा उत्तर प्रदेश की सियासत में, भाजपा के लिहाज से भी, समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।